शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे, ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ। इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है। और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया। भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है, तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है।
वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है। तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या? तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। कहानी है रामपुर गांव की, जहां के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो। लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहाँ से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ,
अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी? यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था, वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते, वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी।
तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी।